बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के किसी फंक्शन में वो गए थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन उसके अंदर जो काम की बात वो यही थी कि मुस्लिम नून के वो बड़े शुक्रगुजार थे और शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने बेपनाह तारीफ़ की, उन लोगों की तारीफ़ की और साथ फिर बताया कि जब जरदारी साहब ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। अच्छी बात है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आध दफ़ा माजी में जब इकट्ठे चले थे तो नवाज शरीफ साहब ने अलबत्ता जरदारी साहब को बिट्रे किया था और यूँ हुआ था कि मार्च 2015 में उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर कर दी थी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जो उनके अपने ग्रीवेंसेस थे आसिफ जरदारी साहब के। तो नवाज शरीफ साहब का उनका खाना तय था और मुलाकात तय थी, जो कि नवाज शरीफ साहब ने शायद उनके पास जाके खाना खाना था इस्लामाबाद में। तो ना सिर्फ ये कि वो उन्होंने खाना कैंसिल कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने जाने से इनकार कर दिया या शायद जरदारी साहब से मिलने से इनकार कर दिया। और उसके बाद कराची में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त ऑपरेशन किया, उसमें राहील शरीफ साहब से हमारे सरबराह थे फ़ौज के। तो नवाज शरीफ साहब भी उसमें दाम दुर्म सुख ने साथ उनकी मदद की, बल्कि मुझे तकलीफ़ हुई थी कि 2014 के धरने में पीपल्स पार्टी और MKM ने अपनी सारी जो मजबूरियों को बालाए ताक रखते हुए और एस्टेब्लिशमेंट को साफ इनकार करके नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ खड़े हो गए, बल्कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर उस धरने में बची थी और पूरी तरह उसके ऊपर जिसको कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती उनको घसीट के अगर वज़ीर आज़म हाउस से नहीं निकाला गया था, जो कि उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का एक पूरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसकी वजह एक तो ये थी कि जावेद हाशमी साहब ने वक्त से पहले वो सारा प्लान जो अफशा कर दिया था, तहरीक इंसाफ जिसने छोड़ी थी, बता दिया था कि असल साजिश क्या हो रही है, और जिसमें हमेशा कहता हूँ कि हाशमी साहब गेम चेंजर थे। लेकिन उस गेम चेंजर में हम भूल जाते हैं कि जरदारी साहब और MKM जो जिस तरह डट के असम्बली में नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए थे 2014 में, वो भी एक कमाल की बात थी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने फिर एस्टेब्लिशमेंट जब उनके इसी वजह से जब दोनों जमातों के ख़िलाफ़ उन्होंने इक़दाम किए कराची में जाके, तो नवाज शरीफ साहब राहील शरीफ साहब के साथ बैठ के और चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला के साथ बैठ के वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ सारे इक़दाम की ना सिर्फ ख़ुद जाके बराह रास्त मुशाहिदा किया, निगरानी की, हौसला अफजाई की। तो जरदारी साहब ने फिर बाद में भी मिल गए, उनके एक दूसरे के साथ मरासम बिल बढ़ गए। तो जरदारी साहब अब ज़ाहिर है कि उन्होंने उसी का अदा किया कि मैं धोखा नहीं दूंगा, हम मुस्लिम लीग उनके साथ खड़े हैं, सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे और मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ेंगे। इस पर मैं सिर्फ एक तबसरा करता हूँ कि शायद ये बातें तो सही है कि उनको अब उनके पास गुंजाइश इसलिए नहीं है कि उन सबका नैरेटिव एक है। इस पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल नैरेटिव ये होता है प्रो एस्टैब्लिशमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो इसी पे ही आज तक जो है हर इलेक्शन में कोई ना कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही नैरेटिव कारफर्मा होता है। तो इस दफ़ा जितनी ही हुकूमतें हैं या लोग हैं तहरीक इंसाफ को निकाल के, वो तकरीबन सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर, बयानिए के ऊपर जो है वो यकसू हैं। तो जब प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर यकसू हैं, तो जब इलेक्शन में फ़र्ज़ किया 2-3 ही ऑप्शन हो सकती हैं, या सबसे ज़्यादा ये हो सकती है कि तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में इलेक्शन हो, जिसका ज़्यादा इम्कान नज़र आता है, और उसमें ये होगा कि इमरान खान साहब का पहले जो है बंदोबस्त किया जाए, मक्कू ठप्पा जाए, उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। और यही जो आगे जो मुस्तकबिल में कोई स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जो प्लानिंग हो रही होगी, जो देरपा हुकूमत के लिए, ताकि इक़्तिसादी मामलात मईशत को बेहतर किया जा सके, तो उसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी। और क्या कैसे ठप्पा जाता है, असल डिपेंड इस तरह इसी पे करता है। इसका इन्हसार ये है कि अगर तो उन्होंने तदब्बर के साथ, दानिशमंदी के साथ इमरान खान साहब को खुड्डे नहीं लगाया कि जिसमें पब्लिक जो सपोर्ट है उस पर भी असर पड़े और लोगों को भी समझ आए कि जो इमरान खान साहब के साथ हैं, सारे नहीं तो किसी हद तक इमरान खान साहब के पास बेचने को कुछ भी नहीं है सिवाय गलत बयानी के और कॉन्ट्रडिक्शंस के, जिन अपने अंदर ही एक तजादात जो हैं, एक के बाद दूसरा, और एक बात करिए और दूसरा तजाद है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ फ़र्ज़ किया कि होती है इलेक्शन में, तो वो ही होगी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई फार्मूला लेके गए होंगे इमरान खान साहब के पास।
जिसको उन्होंने उस वक़्त दरखो इतना नहीं समझा, रिजेक्ट कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। अब वो फार्मूला जो है वो क्या है, उसकी तफसीलात तो आज तक किसी तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसमें यही है कि जी इमरान खान साहब माइनस जो है, ख़ुद इमरान खान साहब ने अगले दिन बताया कि ये चाहते हैं इमरान खान से माइनस हो जाए, तो उसने माइनस होने से इनकार कर दिया। खैर उनके पास कुछ भी नहीं है, चाहेंगे वही जो एस्टेब्लिशमेंट होगी। अब उसके अंदर दो तरीक़ेकार हैं कि इमरान खान साहब अपने आप को बचा लें अपनी सियासत को और 5-10 साल के बाद दोबारा उसको प्लान करें, या अपने आप को फना करके अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफना जाए। तो ये फ़ैसला उन्होंने करना है, उनके पास इतनी अहलियत है ऐसे फैसले करने की या नहीं, मुझे इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसके बारे मैं गाय बगाए इजहार कर चुका हूँ। और शाह मुशफ़क़ कुरैशी का फार्मूला जो है, अगर वो बच जाता है फिर मत भूलें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून भी एक दूसरे के सामने सफारा होंगी, क्योंकि फिर शाह मुशफ़क़ कुरैशी की पार्टी होगी, फिर सारी पार्टी होंगी, तो उसमें इन्होंने कम से कम इसके लिए दोनों पार्टी हैं तो एक तसल्ली के लिए लोगों की कि जी हम भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, वो नबर्द आज़मा होगी। ये तो हो गई सियासी मवाद पे कुछ चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसमें तबसरा और मुस्तकबिल में अमकानी सूरत हाल कि किस तरह की सियासत जो है किस रंग बैठेगी। और यही होगा, मुझे लगता ही है कि तहरीक इंसाफ जो है सफ़ा उस पर अगले इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रही अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक, और बाकी पार्टी जो हैं वो बस एक दूसरे तावन करके और एक बड़ी कौमी हुकूमत जिसका हम बड़े अरसे से ढंढोरा पीटा जा रहा था वो हमारे सामने होगी। और ये पार्टियाँ जो हैं इलेक्शन लड़ेंगे भी सही, तो जो इलाकाई या एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स है उसको जो है मुतमईन करने के लिए, और जो लोकल फ्यूड्स हैं, लोकल एक आपसी चपकलिशें हैं या अपने के एक दूसरे के मुकाबले की उम्मीदवार हैं, तो वहाँ मुकाबला इस तरीके से होगा। अब बाकी रह गया जी कि आज उमर अता बंजाल साहब ने इस्लामाबाद की एक तकरीब से खिताब फरमाया, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात एक ही पते की और शायद मेरा ख्याल है काई साहब के जो 19 ये सफ़ों का जो चार्जशीट है ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे से उतार दिया गया है। अब एक चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच के अंदर पेश की गई, जिस बेंच से उन्होंने अपने आप को अलहदा नहीं किया, लेकिन इसके अंदर उन्होंने सारी वो बातें बताई जो मौजूद थी कि जो उनकी शिकायत थी, या इनफैक्ट ये सारे मैंने देखा है कि पूरे के पूरे जो 19-20 सफ़े हैं ये उमर अता बंजाल साहब के खिलाफ चार्जशीट थी। इसके जो मोटी मोटी बातें हैं कई दफ़ा दोहराई जा चुकी हैं, कल भी सारे टेलीविज़न जो है जब उन्होंने हटाई तो जियो ने तो तसलसल के साथ बताया कि उस चार्जशीट के अंदर क्या है, तो उन्होंने एक हरफी बयान जवाब दिया। अब चार्जशीट के अंदर बहुत कुछ था और उसके जो बुनियादी जो नुकात थे जो उठाए थे या उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, क्या ये अच्छा होता है कि उमर अता बंजाल साहब जो उसका जवाब दे देते एक एक करके, फिर फैसला छोड़ते पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे कि कौन ठीक है कौन गलत है और कौन आइन और कानून से मावरा इक़दाम कर रहा है। अच्छा, उमर अता बंजाल साहब ने कहा जी हम जो फैसले करते हैं, जो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, उसका हल्फ लिया हुआ है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 175 2 कहता भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो पावर्स है एक्सरसाइज करेगी जो आइन और कानून के मुताबिक, यानी कि उसे बाहर नहीं कर सकती। अब काजी फाइजा साहब ने जब ये लिखा जो उन्होंने चार्जशीट लगाई, उसका पहला तकरीबन दूसरा नुक्ता ही यही है। पहले तो एक रस्मी है कि जी ये मुझे रात को 8:30 बजे मिला, और उसके बाद जो केस कल लगा है वो सबसे आखिर में जिसकी एप्लीकेशन आई है कोई दरख्वास्त, वो नंबर 1 पे लगा दिया गया है, और जो पहले वाले केस वो पीछे कर दिए गए। तो उन्होंने फिर 175(2) का इशारा दिया। उन्होंने कहा जी 175(2) जो है वो आर्टिकल यही कहता है कि आइन और कानून से मावरा आप इक़दाम नहीं कर सकते, बल्कि आपने सुप्रीम कोर्ट को उमर अता बंजाल साहब को कहा कि रवायात आइन और कानून से मावरा चलाया है। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के बारे में बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून जब असेंबली ने सेनेट ने पास कर दिया और नाफिज हो गया तो आप उसके ऊपर स्टे नहीं दे सकते। ये उन्होंने बादशाह फलवा ने कहा था
कल भी कहा, बेंच के अंदर बैठ के भी कहा, फिर जब ये उसके बाद जब ये पोस्ट किया गया तो उसके अंदर भी कहा, फिर बताया, और फिर उसी से पाकिस्तान के टेलीविजन से मुख्तलिफ ने चैनल्स ने इसको पिक किया और सारी अपनी खबरों की जीनत बनाया। तो उन्हें कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब, आपने जिस कानून को जो अभी अपनी डिस्कशन में था, आपने उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दे दिया है, और स्टे के बाद 3 महीने दे दिए हैं। एक क्या वक्त है कि आप 4, 5, 6 जो ऐसे केसेस जो आप नहीं ले सकते थे, या आपको उनसे उसमें अवॉइड करके हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी आपने दखल अंदाजी दी, और वहाँ से आपने केस चुक लिए और 2-2, 3 दिन में फैसले किए। वहाँ पे एक स्टे दे के जुलाई के अंदर तारीख रखती, जाकि उनका ख्याल ये था कि जी जुलाई या अगस्त के अंदर जब मैं जाने लगूंगा तो काजी फैज़ ईसा साहब को नुकसान पहुँचा जाऊँगा कि मैं ये इसको जो है नाफिज कर जाऊँगा। उन्होंने कहा जी ये तो पहले से एक रवायत के तौर पर नाफिज था कि जिसमें जस्टिस गुजार के वक्त तक जब वो कोई बेंच बनते थे तो चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के नंबर 2 और नंबर 3 जज से मशवरे किया करते थे। अब जाहिर है कि उस वक्त नंबर 2 जज जो थे, चूँकि उमर बंदयाल साहब और गुलदाल साहब के वक्त में, तो उनको वहाँ से कोई ना कोई चीज़ उनके मुताबिक मिल जाती होगी। तो उन्होंने कहा पहले चीफ जस्टिस हैं कि जो नंबर 2 और नंबर 3 जजेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसकी वजह भी बिल्कुल जाहिर है कि नंबर 2 है काजी फैज़ ईसा साहब और नंबर 3 है तारिक मसूद साहब। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब के लिए तो ये दोनों सुहाने रूह हैं, ये तो गले की हड्डी बने हुए हैं उनके, और इन्हीं को तो वो जीरो करने के लिए वो सारे मामलात को चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर, लेकिन जब प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर बिल के अंदर जब ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर गई और कानून बन गया, तो कानून को आप मतलब स्टे नहीं दे सकते, आप उसको सुनते, फ़ौरन उसको इस कानून को नल एंड वाइड कर देते, या जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर देते। ये क्या हुआ कि 3 महीने के लिए स्टे दिया हुआ है। मैं हैरान हूँ कि वाक़अतन मुझे खुद अजीब लगा। तो चुनाचे जो उमर बंदयाल साहब कह रहे हैं कि मैंने हम इख्तियारात जो हैं, आज उन्होंने तकरीब में फरमाया कि इख्तियारात हम सुप्रीम कोर्ट के जो हैं एज ए चीफ जस्टिस जो इख्तियारात हैं हम कानून और आइन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यही केस काजी फैज़ ईसा की साहब की चार्जशीट थी कि आपने कानून से हर चीज़ से आपके इक़दामात, आपने इख्तियारात का इस्तेमाल मावराए आइन और कानून है। अब मैं ये तो उसमें और बहुत बेशुमार चीज़ें उन्होंने एक साइटेशन दी, एक चीज़ बताई, और ख़ुसूसन 2 तो केसेस ऐसे हैं जिसमें हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म की गई, जिसमें कहा गया जी कि आइन कहता है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट इस्तेमाल किया उनका वोट जो है उनकी सीट लूज़ कर जाएगी। चीफ जस्टिस साहब की तसल्ली इसमें होती नहीं थी कि उनसे पूरा मसला हल नहीं होता था। चुनांचे उन्होंने बेंच बनाया और सीधा जाके उसकी हेयरिंग की, जाके फ्रॉम नोवेयर बहुत ओवर स्ट्रेच किया, और उसमें बताया कि सीट भी लूज़ करेंगे और फिर आपको वोट भी शुमार नहीं होगा। वाह, कमाल कर दिया आपने कि सीट भी लूज़ करेंगे, आपका वोट भी शुमार नहीं होगा। तो जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया, और बेंच अपनी मर्जी का बनाया, जिसमें एक जज के अलावा दूसरा जज बिल्कुल उनके ऐन मुताबिक था, तो वहाँ पे 2-1 का डिसीजन दिया, जिसमें कहा गया कि जी आपका जो आइन कहता है कि आप अपनी सीट लूज़ कर जाएंगे अगर आपने पार्टी लीडर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया, या पार्लिमानी पार्टी के लीडर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया। इन्होंने कहा जो आइन नहीं कहते थे, इन्होंने कहा जी फिर वो आपका वोट भी शुमार नहीं होगा। चुनांचे क्या हुआ कि उन सारी सीट पे इलेक्शन हुआ, और परवेज़ इलाही साहब जो थे बकाया बंदों में से आसानी से वज़ीर आला बन गए थे। कितनी सख्त सूरत थी, वो यही करवाना चाहते थे, करवा के आ गए। ये आज तक उन दूसरे जो तीसरे जज थे जो इन्होंने नज़र बट्टू के तौर पर रखे हुए था, 9 के बेंच में 4 नज़र बट्टू, 7 के बेंच में 3 नज़र बट्टू, 5 के 2 और 3 में 1। ये कई दफ़ा तो खैर तीनों के तीनों जो है जो अपनी आसूदगी के लिए या एक तालीफ़ कल्ब के लिए अपने मुताबिक रख देते हैं, वही जिनको जूनियर्स को 4-5 जूनियर जजेज़ हैं, इन्होंने उनको प्रमोट किया हुआ है। साकिब निसार साहब ने यह रवायत शुरू की थी, अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर उस जूनियर जजेस को सामने ला के और उनसे वो अपनी मर्ज़ी के काम चला रहे हैं। वो भी खुश हैं बेचारों को, कहाँ से जो रिफतें मिल गई हैं, उन्होंने जाके आगे चीफ जस्टिस बन जाना, क्योंकि जूनियर जजेस थे।
ताक के बनाए गए ताकि ताक के अगले चीफ जस्टिस उनके मुताबिक रहें। मेरा ख्याल है ये तो खैर सारा इंशाल्लाह काजी फाइज से सब जब आ जाएंगे तो सब का बंदोबस्त मकूद ठप्पा जाएगा, क्योंकि यही केस जो था जब 1996 के अंदर सजाद अली शाह साहब के ज़ेरे सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना था तो उन्होंने यही फैसला किया था कि सीनियरिटी का असूल जो एक तय किया था, अब उसको मज़ीद दोबारा रिविजिट किया जाएगा और सीनियरिटी के असूल के ऊपर जाके इन सारे जजेस को हाई कोर्ट में वापस भेज दिया जाएगा और रिटायर कर दिया जाएगा। ये इफ्तिखार चौधरी साहब भी तो बेशुमार जजेस को निकाल चुके थे कि जिन्होंने पीसीयू के अंदर हेल्प लिया था, तो कितने जजेस फारिग कर दिए थे। इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मुझे 100% यकीन है कि ये सारे जजेस वापस जाएंगे हाई कोर्ट्स में। जिनकी कोई नौकरी रहती है तो वो नौकरी कर लेंगे, जिनकी नहीं रहती तो और वो 62 साल के हो गए तो वो रिटायर हो जाएंगे। अब इस बैकग्राउंड के अंदर जो फैसला था, एक तो वो फैसला मेरा ख्याल है कि उमर अत्ताब बंदयाल साहब आप जब तक हैं और आपकी ज़िंदगी के बाद भी जब तक पाकिस्तान और आइन और कानून चल रहा है, अल्लाह करे ताक़यामत चले, आपका ये फैसला भी वहाँ लिखा जाएगा और साथ साथ इसका रेफरेंस दिया जाएगा कि क्या आपने कमाल का फैसला करके आइन को रीराइट किया। सारी लीगल प्रोटेंट ने ये कहा कि आपने आइन को रीराइट किया। और फिर दूसरा ये कि आपने एक असम्बली के बिल को आपने सेनेट और असम्बली सबको सिंगल हैंडेडली, क्योंकि आपने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और उसके बाद 5 बंदों ने मिल के सेनेट और कौमी असम्बली दोनों को उन्होंने अंडरमाइन किया। जो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों इतने बड़े इदारों को जो कि आइन की माँ हैं, जो आइन जो कि सुप्रीम कोर्ट को आगे प्रोटेक्शन देता है और सारे इदारे पैदा करता है, उनकी माँ को आपने अंडरमाइन किया। दूसरे ये जो 2 काम हैं इसी के ऊपर काजी फाइज साहब है और बाकी ज़ाहिर है कि जब आपने इतने बड़े काम कर दिए तो बाकी जो उनके बेशुमार चीज़ें हैं उसको तरफ ना जाए। मेरा आखिर में सिर्फ एक ही सवाल है कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं टैक्स पेयर भी हूँ, अल्लाह ताला के फजल व करम से बाकायदा दे रहा हूँ टैक्स, और पिछले जब से पाकिस्तान वापस आया हूँ 1990 से तसलसल से दे रहा हूँ। मुझे काजी फाइज साहब की चार्जशीट के एक सवाल का जवाब चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इस चार्जशीट की मौजूदगी में आप पाकिस्तान की किस्मत से खेलते रहें और इसका जवाब ना दें। आपको इस चार्जशीट का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आपने कल हटा दिया, क्या मसला है कि हटा दिया कि क्यों इसकी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इनके अंदर एक बड़े रेलेवेंट सवाल किए गए आपको। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक आइनी रियासत है और आइन जो है किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। जो फरमाते हैं कि आइन के तहत हम इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर यही लिखा गया है कि आइन के तहत आपने उससे तजावुज़ किया है, कानून से तजावुज़ किया है, उसके जवाब चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों को तुमिल कर दें, ये इंतहाई ज़रूरी है आपकी तरफ से जवाब आना। वमा अलैना इल्लल बलाग।